हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। फ्रेंड्स, जैसा सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है 8 मई से और ये 1 जून 2025 तक चलेगा, तो इसी एग्जामिनेशन के मद्देनजर हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी कंप्लीट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो। तो इसी वजह से फ्रेंड्स मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन की सीरीज रन कर रही है, जिसमें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था इंडियन पॉलिटी को। तो इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके हिस्ट्री क्वेश्चन फॉर सीयूईटी यूजी 2025। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और ये आपको डोमेन में भी मदद करेगा और साथ ही साथ अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के एग्जाम की बात करें तो वहां भी ये आपके लिए काफी हेल्पफुल सेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके सामने है, जो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द मेन डेटी वर्शिप ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड वाज। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जो प्रमुख देवता जिसकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान होती थी वो कौन है। ऑप्शन है पशुपति, मदर गॉडेस जिनको मातृ देवी भी कहते हैं, प्रजापति या रुद्र। तो जो सबसे प्रमुख देवता हैं जिनकी पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ऑप्शंस फिर से बता दूं, पशुपति, मदर गॉडेस, मातृ देवी, प्रजापति या रुद्र। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है मदर गॉडेस, जिनको कहा जाता है मातृ देवी भी। इनको मातृ देवी भी कहा जाता है। और मदर गॉडेस फ्रेंड्स इस वजह से सबसे महत्वपूर्ण देवता मानी जाती हैं क्योंकि फिगर ऑफ मदर गॉडेस, और यू कैन से फिगर ऑफ मदर गॉडेस is found from maximum sites of इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैक्सिमम साइट से मदर गॉडेस मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसी वजह से कहते हैं कि मातृ देवी सबसे महत्वपूर्ण देवता होंगी। पशुपति को दोस्तों आइडेंटिफाई किया गया है एज प्रोटो शिवा, तो इनको आदि शिव के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। क्योंकि देखोगे तो मोहनजोदाड़ो से एक मुहर मिली है, मोहनजोदाड़ो से एक सील मिली है जिसमें एक योगी ध्यान मुद्रा में है और चारों तरफ से कुछ जानवरों ने उनको घेर रखा है। तो उस योगी को नाम दिया गया है पशुपति, जिसको आप प्रोटो शिवा या आदि शिव कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुद्र और प्रजापति आपको आ जाएंगे वैदिक काल में। तो वैदिक काल में आपको मिलेंगे प्रजापति, ये स्पेशली मिलेंगे उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि पूर्व वैदिक काल में जो मेजर देवता थे वो थे आपके इंद्र, अग्नि और सोम। तो जो पूर्व वैदिक काल आप देखोगे, पूर्व वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र, अग्नि और सोम। जिसको याद रखते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है IAS, इंद्र, अग्नि एंड सोम। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन 2, जो कि है मदर गॉडेस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 मदर गॉडेस, जिनको मातृ देवी भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात सबको समझ आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर कि विच ऑफ द सिटी was without citadel in इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों कौन सा ऐसा शहर था जो दुर्गीकृत नहीं था, जिसमें दुर्ग नहीं बना था, दुर्गीकृत नहीं था। तो सिटी विदाउट सिटाडेल का मतलब होता है कि दुर्गीकृत, किस सिटी में दुर्ग विहीन था, दुर्ग विहीन शहर। तो इसको आप सिटी विदाउट सिटाडेल लिख सकते हैं इस तरीके से, दुर्ग विहीन शहर था।
तो कौन सा ऐसा शहर था जो कि दुर्ग विहीन था? ऑप्शन है लोथल, चंदहूड़ो, राखीगढ़ी या कालीबंगा। तो कौन सा ऐसा शहर था जो दुर्ग विहीन था? देखो इसमें जो दुर्ग विहीन शहर था वो था आपका चंदहूड़ो। चंदहूड़ो इस वजह से दुर्ग विहीन था कि ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल सिटी था, इंडस्ट्रियल सिटी था, और यहां पर बीट्स फैक्ट्री थी, मनके बनाने का, मनके बनाने का कारखाना था। मनके बनाने का कारखाना था। तो यहां पर दोस्तों जो लेवल ऑफ इनकम होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि जो दुर्ग वाले शहर होते थे, आप ध्यान रखना वहां पर कि जो वेस्टर्न पार्ट होता था वो ऊंचा होता था जिसको सिटाडेल कहते थे, और ईस्टर्न पार्ट को कहते थे लोअर टाउन। तो ध्यान रखना कि जो वेस्टर्न पार्ट था वहां पर धानड्डे लोग रहा करते थे और ईस्टर्न पार्ट में कामगार लोग रहा करते थे। तो दोस्तों जब इंडस्ट्रियल सिटी की बात करते हैं तो लोगों का जो लेवल ऑफ इनकम है वो ऑलमोस्ट सेम होता है इंडस्ट्रियल सिटीज में। तो आप देखोगे कि बेसिकली चंदहूड़ो में मनके बनाने का कारखाना था, तो एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, इसलिए लेवल ऑफ इनकम ऑलमोस्ट सेम था, इसी वजह से यहां दुर्ग की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये था बेसिकली दुर्ग विहीन शहर। और सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा स्थल है वो है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, हिसार जिले में, और इसका जो क्षेत्रफल माना जाता है वो तकरीबन 350 हेक्टेयर। तो 350 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, लोथल जो है ये गुजरात में है, चंदहूड़ो जो है अब पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी हरियाणा, और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है, जिसका मतलब होता है काली चूड़ियां, और इसका मतलब होता है काली चूड़ियां। काली चूड़ी, या आप इसको लिख सकते हैं ब्लैक बैंगल्स भी, तो इसको आप लिख सकते हैं ब्लैक बैंगल्स। तो इसका मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 2 जो कि है चंदहूड़ो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मींस ब्लैक बैंगल्स। तो किस शहर का जो इंडस वैली के शहर को का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को काली चूड़ियों के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो काली चूड़ियां दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका मतलब है ब्लैक बैंगल्स, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका मतलब है ब्लैक बैंगल्स, ध्यान रखिएगा दोस्तों ब्लैक बैंगल्स कहा जाता है किसे? तो वो कहा जाता है कालीबंगा को। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये बेसिकली है राजस्थान का हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है कालीबंगा, और इसी का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, जिसको कहते हैं मृतकों का टीला, इसको कहते हैं मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला कहा जाता है ये मोहनजोदड़ो को, और कालीबंगा का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 जो कि है कालीबंगा, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आता है।
अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की कि विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 हिस्सों में विभाजित है। कौन सा? ऑप्शन है लोथल, चंदहुड़ो, धौलावीरा या राखीगढ़ी। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो शहर जो 3 हिस्सों में विभाजित है, ये बेसिकली गुजरात में है। ये है गुजरात में। तो कौन सा इसमें शहर फ्रेंड्स गुजरात में है? तो देखो 2 ऑप्शन है, लोथल भी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका धौलावीरा, जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहां तक सबको बात समझ आ गई। और धौलावीरा जो जाना जाता है अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, चूंकि यहां से 16 बड़े जलाशयों का साक्ष्य मिला है। तो 16 बिग वाटर रिजर्वायर्स मिले हैं, 16 बड़े जलाशय मिले हैं, इसका साक्ष्य मिला है। और ध्यान आपको यह भी रखना है कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये बेसिकली यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 धौलावीरा। और ध्यान रखना कि यह है गुजरात में। तो यह है गुजरात में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स आते हैं कि त्रिपिटक विच इज अ बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इज रिटन इन। जो त्रिपिटक है दोस्तों वो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, बौद्ध धार्मिक साहित्य का ग्रंथ है। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, संस्कृत या हिब्रू। और त्रिपिटक का मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है 3 और पिटक का मतलब होता है बास्केट। तो ये बेसिकली रिटन है, रिटन ऑन पाम लीव्स and kept in 3 different basket। तो ये लिखा जाता है पाम लीव्स पर और रखा जाता है 3 डिफरेंट बास्केट में। और ध्यान रखना है दोस्तों कि ये त्रिपिटक में कौन कौन सा है। तो एक तो है सुत्पिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? एक है सुत्पिटक, एक है विनय पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। तो एक है सुत्पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि ये सारे के सारे लिखे हुए हैं ऑप्शन 2 पाली भाषा में। तो ये सारे के सारे पाली में हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो आगम लिटरेचर है, जिसको कहते हैं आगम साहित्य, ये जैन धर्म से संबंधित है। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है जैन धर्म से है। ये लिखा हुआ है आपका प्राकृत भाषा में। और ध्यान इसमें यह भी रखना है दोस्तों कि जितने भी वैदिक साहित्य हैं, ये सब लिखे हुए हैं संस्कृत में। तो जितने भी त्रिपिटक हैं, जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं, ये त्रिपिटक है, सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों के तीन किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो ये तीनों के तीनों लिखे हुए हैं पाली भाषा में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 जो है पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं कि इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वाज फाइनली डिवाइडेड इनटू हीनयान एंड महायान। तो किस बौद्ध परिषद में जो
बुद्धिज्म को फाइनली डिवाइड किया गया हीनयान और महायान में? ऑप्शन है दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो देखो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, बेसिकली हीनयान और महायान ये डिवाइड हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये हुआ था कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे वसुमित्र, और इसके जो पैटर्न थे वो थे कनिष्क। उसके पैटर्न थे वो थे कनिष्क। तो ये हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 जो कि है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 जो कि है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। यहां तक बात सबको समझ आ गई? यहां तक सबको बात क्लियर है? तो ये हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। यहां तक सबको बात क्लियर है? चलो, यहां तक उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। और टोटल 4 ही बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि श्वेतांबर एंड दिगंबर दे आर द 2 ग्रुप्स इन। तो श्वेतांबर और दिगंबर ये किस धर्म के 2 पंथ हैं या किस धर्म के 2 पंथ हैं? ऑप्शन है बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम या सिखिज्म। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं श्वेतांबर एंड दिगंबर की। देखो श्वेतांबर वो होते हैं जो हमेशा सफेद रंग के कपड़ों में रहते हैं। तो श्वेतांबर बेसिकली जो होते हैं वो वन हु वियर्स व्हाइट कलर क्लोथ्स। तो जो सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं उनको कहते हैं श्वेतांबर, और दिगंबर उन्हें कहते हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं। सो वन हु रिमेन्स नेकेड। वन हु रिमेन्स नेकेड। और ये दोनों जो ग्रुप्स हैं श्वेतांबर और दिगंबर, ये दोनों ग्रुप्स हैं जैनिज्म में। तो ये दोनों के दोनों ग्रुप्स हैं जैनिज्म में। इस्लाम में भी दोस्तों मेजरली आपको 2 ग्रुप्स मिलते हैं, एक तो मिलता है शिया और एक मिलता है सुन्नी। तो इस्लाम में भी आपको 2 मेजर ग्रुप्स मिलेंगे, एक शिया और एक सुन्नी। और बुद्धिज्म में भी आपका हीनयान महायान है। बाद में चल करके एक शाखा डेवलप होती है जिसको तंत्रयान या वज्रयान कहते हैं, जो आप देखोगे कि बेसिकली जो बुद्धिज्म में स्पेल्स एंड चार्म्स जो करते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं आपके तंत्रयान या वज्रयान। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 2 जो कि है जैनिज्म। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो जैन धर्म में ही रहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ जिले इलाही एंड नाइबे खुदाई। तो जिले इलाही एंड नाइबे खुदाई की टाइटल किसने अडॉप्ट की? देखो जिले इलाही, इलाही, इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की परछाई। और जो नाइब, एक खुदाई, नाइबे खुदाई का मतलब होता है डेप्यूटी ऑफ गॉड। तो जिले इलाही का मतलब शैडो ऑफ गॉड, नाइबे खुदाई का मतलब डेप्यूटी ऑफ गॉड। तो शैडो ऑफ गॉड, डेप्यूटी ऑफ गॉड की जो टाइटल अडॉप्ट की वो की बलबन ने। बलबन का जो असली नाम था वो था बहाउद्दीन। हालांकि फ्रेंड्स बलबन जो था वो ममलूक हुआ करता था इल्तुतमिश का, लेकिन इसने अपने आप को कभी ममलूक कहा ही नहीं। इसने कहा कि मैं रॉयल डायनेस्टी ऑफ आफरासियाब, ईरान के राजवंश आफरासियाब का वंशज हूं। और इसी ने चलाया डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप, डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप, जिसको कहते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत चलाया, राजत्व का दैवीय सिद्धांत चलाया, जिसमें अपने आप को कहा जिले इलाही और नाइबे खुदाई। और सीधा सीधा जो है जो राजत्व के दैवीय सिद्धांत में है कि ईश्वर कोई साधारण, जो सुल्तान होता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता,
वो खुदा का, आप कह लीजिए कि वो खुदा का भेजा हुआ व्यक्ति होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होता है। आई होप यहां तक क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों कहा जाता था लाख बख्श, और कुरान ख्वां, कुरान ख्वां भी कहा जाता था। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने दोस्तों 2 नए कॉइन्स स्टार्ट किए, जिसको एक को कहते हैं टंका, एक को कहते हैं टंका जो हुआ करता था सिल्वर का, और एक था जीतल, जीतल हुआ करता था कॉपर का। और एक टंका में होते थे 48 जीतल, एक टंका में होते थे 48 जीतल। और रजिया थी वन एंड ओनली फीमेल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, वन एंड ओनली फीमेल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये थी आपकी रजिया। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 4 जो कि है बलबन। तो जिल्ले इलाही, नाइबे खुदाई, सजदा, पैबोस, ये सब स्टार्ट करने वाला बलबन था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि हु इंट्रोड्यूस सजदा एंड पैबोस इन हिज रॉयल कोर्ट। तो सजदा और पैबोस स्टार्ट करने वाला कौन सा था? सजदा का मतलब होता है कि टू बो बिफोर द रूलर, बो बिफोर द किंग, एंड पैबोस का मतलब होता है कि टू किस द फीट ऑफ किंग। तो सजदा और पैबोस स्टार्ट करने वाला जो रूलर था वो कौन था? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, बलबन या रजिया सुल्तान। तो ध्यान रखना सजदा और पैबोस स्टार्ट किया था बलबन ने। तो सजदा और पैबोस स्टार्ट करने वाला रूलर बलबन था। हालांकि फ्रेंड्स who ended Sajda and Pabos system? So who ended Sajda and Pabos system? तो सजदा और पैबोस को एंड किया था शाहजहां ने, और उसने एक मेथड चलाया था, उसने इंट्रोड्यूस किया चहार तस्लीम। सिस्टम, तो चहार तस्लीम सिस्टम यानी 4 बार उंगलियों को जोड़ करके जो बिल्कुल नीचे से ऊपर तक ले जाने का जो सिस्टम था, जिसको चहार तस्लीम सिस्टम कहते हैं। चहार तस्लीम सिस्टम शुरू किया था शाहजहां ने, जो कि मुगल रूलर थे, और बलबन जो था वो ममलूक डायनेस्टी का रूलर था, उसने स्टार्ट किया था सजदा एंड पैबोस, एंड दैट वाज द पार्ट ऑफ रॉयल थ्योरी ऑफ किंगशिप। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों कि हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस नालंदा यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी बेसिकली ये बिहार में है, और ये थी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किसने किया था? कुमारगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या चंद्रगुप्त टू। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को दोस्तों स्टार्ट करने वाला जो रूलर था वो था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त जो था वो गुप्त डायनेस्टी का रूलर था और चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा था। तो इसी ने स्टार्ट किया नालंदा यूनिवर्सिटी को। और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि यहां पर ह्वेनसांग भी पढ़ने आया था, और ये कंप्लीटली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। तो ये कंप्लीटली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और कहते हैं कि इसका जो एंट्रेंस टेस्ट लेता था वो गेटकीपर लेता था, और गेटकीपर आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने 3 क्वेश्चन का सही सही जवाब दे दिया तो उस कंडीशन में आपको एडमिशन मिल जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 1 जो कि है कुमारगुप्त फर्स्ट, और ये गुप्त डायनेस्टी का रूलर था, और ये यूनिवर्सिटी है बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। हालांकि इसको बाद में आप देखोगे कि 13th सेंचुरी में
तोड़ देता है बख्तियार खिलजी। तो जो बख्तियार खिलजी था डिमोलिश्ड दिस यूनिवर्सिटी। तो बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को डिमोलिश किया, और ये बख्तियार खिलजी जो था वो बिहार और बंगाल, बिहार प्लस बंगाल का गवर्नर हुआ करता था फॉर मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी क्या बिहार और बंगाल का ये गवर्नर हुआ करता था, और इसने किया था इसको डिमोलिश 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में इसको डिमोलिश कर दिया। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 1 जो कि है कुमारगुप्त प्रथम। और समुद्रगुप्त दोस्तों इसको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था, यह भी ध्यान रखना, कई बार पूछ दे सकता है डोमेन में कि इसको लिच्छवी दौहित्र, तो ये अपने आप को कहता था लिच्छवी दौहित्र। रामगुप्त जो था वो समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था, और इसने कॉपर के सिक्के चलाए, यानी तांबा का सिक्का चलाया। तांबा का सिक्का चलाया। और फिर चंद्रगुप्त सेकंड है, इनको देवगुप्त भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं, और इसको शकारी विक्रमादित्य भी कहते हैं। देवराज, देवगुप्त, और इसको शकारी विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कुमारगुप्त प्रथम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 कुमारगुप्त प्रथम। बात सबको यहां तक समझ आ गई। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच गुप्त रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ कविराज। तो इनमें से कौन सा गुप्त रूलर है जिसने कविराज की उपाधि धारण की। तो कविराज की उपाधि धारण करने वाला कौन सा गुप्त रूलर था, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या बुद्धगुप्त। तो दोस्तों कविराज का मतलब होता है ग्रेट पोएट। तो कविराज का मतलब होता है ग्रेट पोएट। अब ये कविराज की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो कविराज की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था वो था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त कविराज की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था, और कहा जाता है कि ये ग्रेट पोएम्स लिखता था, कि वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस कि किस लेवल का पोएम लिखता था, लेकिन इसने कविराज की उपाधि धारण की, जिसका मतलब है कि काफी अच्छी कविताएं करता होगा। साथ ही साथ इसने अश्वमेध पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम की भी उपाधि धारण की। इसने अश्वमेध पराक्रम और व्याघ्र पराक्रम की भी उपाधि धारण की। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जो कि है समुद्रगुप्त। और श्रीगुप्त जो थे ये फाउंडर थे गुप्त डायनेस्टी के। तो ये फाउंडर थे गुप्त डायनेस्टी। तो ये गुप्त वंश के संस्थापक थे और वो थे श्रीगुप्त। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 जो कि है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों कि विच गुप्त रूलर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शकारी। तो किस गुप्त रूलर ने शकारी की उपाधि धारण की। सबसे पहला है ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या चंद्रगुप्त सेकंड। शकारी का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, तो शकारी का मतलब होता है किलर ऑफ शकास। और चंद्रगुप्त सेकंड ने, चंद्रगुप्त सेकंड, इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करा क्या कि इसने टाइटल और इसने शक रूलर रुद्रसिम्हा थर्ड को डिफीटेड इन वॉर। तो शक रूलर रुद्रसिम्हा थर्ड को इसने हरा दिया और उसके बाद टाइटल अडॉप्ट की शकारी विक्रमादित्य की। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2
चंद्रगुप्त सेकंड, और इसी के उपलक्ष्य में वो एक चांदी का सिक्का भी जारी करता है। तो इसी हराने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो एक चांदी का सिक्का भी जारी करता है। यहां तक क्लियर है? चलो, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच मौर्यन रूलर वाज आल्सो नोन एज अमित्रघात इन इंडियन लिटरेचर। तो किस मौर्यन रूलर को अमित्रघात भी कहा जाता है इंडियन लिटरेचर में? ऑप्शन है बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ। अब देखो, अमित्रघात, अमित्रघात का मतलब होता है किलर ऑफ फोर्स, किलर ऑफ फोर्स, हिंदी में कहते हैं शत्रुओं का विनाशक, और इसको ग्रीक भाषा में कहते हैं अमित्रा केटिस। तो इसको यूनानी भाषा में कहा जाता था अमित्रा केटिस। अमित्रा केटिस। और ये किसे कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहा जाता था सम्राट बिंदुसार मौर्य को। तो सम्राट बिंदुसार मौर्य को कहा जाता था। बिंबिसार जो था वो एक तो हर्यंक डायनेस्टी का था, डायनेस्टी का फाउंडर था, तो बिंबिसार तो हो ही नहीं सकता। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहते थे, तो इसको सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस कहा जाता था, सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। और बृहद्रथ जो था वो लास्ट मौर्यन रूलर था, लास्ट मौर्यन रूलर था। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों बिंदुसार। तो बिंदुसार जो था वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का बेटा था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 जो कि है बिंदुसार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हु वाज द रिलीजियस मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य विथ हुम ही वेंट टू श्रवणबेलगोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु कौन था जिसके साथ वो श्रवणबेलगोला, यानी श्रवणबेलगोला है कहां? तो ये कर्नाटक के हासन जिले में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु कौन था जिसके साथ ये श्रवणबेलगोला चला गया? श्रवणबेलगोला कहां है? तो यह है कर्नाटक में, और यहीं पर मूर्ति आपकी है बाहुबली की, जिनको कहते हैं गोमतेश्वर। गोमतेश्वर की मूर्ति है जिनको बाहुबली भी कहते हैं। बाहुबली की एकाश्म प्रतिमा है। बाहुबली की एकाश्म प्रतिमा है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये मूर्ति है किसकी? तो ये एकाश्म प्रतिमा है, और श्रवणबेलगोला है कहां? तो कर्नाटक में है। और चंद्रगुप्त मौर्य गया किसके साथ था? तो वो था भद्रबाहु। तो करेक्ट आंसर है भद्रबाहु। और ध्यान रखिएगा भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ की रचना की। तो कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ की रचना की। तो कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ की रचना की वो है भद्रबाहु। और जो स्थूल भद्र थे वो रह गए थे मगध में ही, जैन जो भद्रबाहु थे वो चले गए थे दक्षिण भारत में। और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नाम की ग्रंथ की रचना की, और कहते हैं कि ये दिगंबर ग्रुप को इन्होंने प्रमोट किया, और स्थूल भद्र ने श्वेतांबर ग्रुप को प्रमोट किया। तो यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको बात समझ आ गई?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि टुम्ब ऑफ विच मुगल रूलर इज आउटसाइड इंडिया। देखो क्वेश्चन थोड़े अनकन्वेंशनल है, बड़े अलग टाइप के हैं, तो यहां इस तरीके के क्वेश्चन आप जनरल जो डोमेन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आ सकता है। तो ये बताना है कि किस मुगल बादशाह का जो कब्र है वो भारत के बाहर है। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर। अब देखो आपको पता है कि अकबर की कब्र जो है वो सिकंदरा में है, आगरा में। तो सिकंदरा में है, आगरा में है। शाहजहां की कब्र भी आगरा में है भाई, ताजमहल में, ताजमहल। हुमायूं की का जो मकबरा है वो है दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। शाहजहां का मकबरा है शहादरा, शहादरा लाहौर में। तो शहादरा लाहौर में है। अब ये चला गया है कहां, तो पाकिस्तान में। तो क्या सही जवाब होना चाहिए दोस्तों, सही जवाब होना चाहिए जहांगीर। तो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर की कब्र जो है वो शहादरा लाहौर में है, यानी ये भारत के बाहर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 जो कि है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच रूलर एस्टैब्लिश जंजीरे आदिल। जंजीरे आदिल का मतलब होता है चेन ऑफ जस्टिस, जिसको कहते हैं न्याय की जंजीर। तो ये जंजीरे आदिल है, चेन ऑफ जस्टिस है। अब ध्यान रखना कि ये जो जंजीरे आदिल है ये बेसिकली लगवाया गया था यमुना के तट से जो आगरे का किला है वहां के शाहबुर्ज तक, और इसमें 64 घंटियां लगी थी, सोने की जंजीर थी। और कहते हैं कि किसी भी फरियादी को न्याय मांगना होता था तो वो जंजीर खींचता था तो उससे घंटियां बजने लगती थी, और इससे जहांगीर को पता चल जाता था कि कोई फरियादी न्याय मांगने आया है, तो चाहे जो भी समय हो जहांगीर पर्सनली आकर के न्याय जरूर करता था। तो ये है किसका, तो ये है जहांगीर का। और जहांगीर जाना जाता है अपने स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस के लिए। तो जो जहांगीर है ये जाना जाता है अपने स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस के लिए। इसी वजह से जहांगीर को कहा जाता है अदल ए जहांगीरी। तो इसी वजह से जहांगीर को कहा जाता है अदले जहांगीरी, अदले जहांगीरी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 जहांगीर। और जहांगीर अकबर और हरखाबाई का बेटा था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 जहांगीर। और अदले जहांगीरी का मतलब भी होता है जहांगीर द जज। तो जहांगीर द जज करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तुजुके जहांगीरी वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। अब तुजुके जहांगीरी जो है वो किस भाषा में लिखी हुई है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों ये तुजुके जहांगीरी है क्या। तुजुके जहांगीरी जो है वो जहांगीर की आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है पर्शियन में। और पर्शियन को ही आप कहते हो फारसी। तो पर्शियन को ही कहा जाता है फारसी भाषा। तो पर्शियन को ही कहा जाता है, फारसी भाषा में लिखी हुई है। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि पूरे मुगल काल में, तो पूरे मुगल काल में 2 बादशाहों ने अपनी आत्मकथा लिखी। कौन कौन है, एक तो था बाबर जिसने लिखा तुजुके बाबरी, और एक लिखा
जहांगीर ने, तुझके जहांगीरी। और ध्यान रखना तुझके बाबरी जो है वो लिखा हुआ है चगताई तुर्की में, चगताई तुर्की भाषा में, जो कि बाबर की मातृभाषा थी। और जो तुझके जहांगीरी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फारसी में। तो तुझके जहांगीरी जो लिखा हुआ है वो फारसी में है, तो ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है तुझके जहांगीरी। यहां तक बात सबको समझ आ गई कि दोनों ने ही लिखा है अपनी अपनी आत्मकथा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको बात समझ आ गई? यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यहां पर कुछ नेम ऑफ द मूवमेंट है, कुछ आंदोलन के नाम है और उनका स्टार्टिंग का वर्ष है, किस वर्ष शुरू हुआ। ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, रॉलेट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन है 1917, 1918, 1919 और 1930। देखो चंपारण आंदोलन जो चला, जिसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार भारत में कोई आंदोलन चलाया, 1917 में चला, पूर्वी चंपारण में, बिहार में। और ये तिनकाठिया सिस्टम के अगेंस्ट में चला था। राजकुमार शुक्ल को राजकुमार शुक्ल जो कि एक स्थानीय किसान नेता थे, उन्होंने गांधी जी को आंदोलन के लिए बुलाया था। तो चंपारण आंदोलन चला 1917 में, तो सही है ऑप्शन ए। फिर है दोस्तों खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन चला था गुजरात में फॉर द नॉन टैक्स ऑफ फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, और ये चला 1918 में, तो ऑप्शन होगा बी। रॉलेट सत्याग्रह दोस्तों चला 1919 में, चूंकि रॉलेट एक्ट ही 1919 में आया था। इसका ऑफिशियल नाम था एनार्कीज एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट, तो वो 1919 में चला। फिर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको कहते हैं नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह चलता है 1930 में, यानी ये चलता है ऑप्शन डी में। तो वन का ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन वन। तो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन वन, ए बी सी डी। तो यहीं पर आपका ए बी सी डी है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी, वो दी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के सफलता के बाद। तो आफ्टर सक्सेस ऑफ चंपारण आंदोलन, चंपारण मूवमेंट in 1917, Rabindranath Tagore gave the title of Mahatma महात्मा का मतलब होता है ग्रेट सोल, ग्रेट सोल टू एम के गांधी। और रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि दी गुरुदेव की, गुरुदेव की उपाधि दी। और वो उपाधि किसने दी? तो वो उपाधि दी एम के गांधी ने। तो एम के गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर को, और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी मोहनदास करमचंद गांधी को। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन टू, जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते थे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पर एक्टिव थे। सुभाष चंद्र बोस ने
सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा था राष्ट्रपिता? राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, और लॉर्ड माउंटबेटन ने एम के गांधी को कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी को, वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज विथड्रॉन ड्यू टू गांधी अरविंद पैक्ट। तो गांधी अरविंद समझौते की वजह से किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था? अब देखो, गांधी अरविंद समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। तो ये होता है 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। अब देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चला 1920 से लेकर के 22 तक, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इंडिविजुअल सत्याग्रह चला 1940 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्विट इंडिया मूवमेंट चला, भारत छोड़ो चला 1942 में, और सिविल डिसोबीडियंस चला 1930 से लेकर के 1931 तक में। तो गांधी अरविंद पैक्ट की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें दांडी यात्रा होती है, उसको विड्रॉ किया गांधी जी ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी को सॉल्ट सत्याग्रह, इसी को नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, तो इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, जो कि है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यह है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच मुगल रूलर्स रोट देयर ऑटोबायोग्राफीज। विच मुगल रूलर रोट देयर ऑटोबायोग्राफीज? अकबर, जहांगीर, जहांगीर बाबर, हुमायूं, बाबर और शाहजहां औरंगजेब। तो ऑटोबायोग्राफीज का मतलब होता है फ्रेंड्स आत्मकथा। तो किन दो मुगल बादशाहों ने अपनी आत्मकथा लिखी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि जहांगीर और बाबर दो ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। जहांगीर ने लिखा तुजुके जहांगीरी के नाम से, हालांकि लिखना तो जहांगीर ने शुरू कर दिया था, लेकिन उसे कंप्लीट किया मोतमिद खान ने। और जो बाबर थे उन्होंने लिखा तुजुके बाबरी, जो लिखा चगताई तुर्की में। तो बाबर और जहांगीर ऐसे दो मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, जहांगीर और बाबर ये ऐसे दो मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। नेक्स्ट है दोस्तों मैच द फॉलोइंग है। एक साइड में लड़ाइयां हैं, दूसरी साइड में ईयर्स हैं। पहला है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ खानवा। अब देखो, तराइन का पहला युद्ध, तराइन आजकल हरियाणा में है, ये आपका करनाल जिले में पड़ता, वर्तमान में इसको तारावड़ी कहते हैं। तो पानीपत तराइन का जो पहला युद्ध हुआ वो होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और ये होता है 1191 में। ये होता है 1191 में, 1191 एडी में, यानी ए का वन का हो गया बी ऑप्शन। ठीक है। फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई होगी बाबर और इब्राहिम के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। तो 1526 में होगी पहली लड़ाई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद दोस्तों बैटल ऑफ करनाल होता है 1739 में, और ये होता है नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि मुगल बादशाह था। हालांकि नादिर शाह जीत जाता है और यहां से फिर कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस लेकर के चला जाता है। तो वो है ऑप्शन सी, बैटल ऑफ खानवा। खानवा जो है वो राजस्थान में है, और ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। और ध्यान रखिएगा खानवा की लड़ाई होती है 1527 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन, तो यहां पर होगा डी। तो BACD
तो ध्यान रखो BACD करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 BACD। तो BACD करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। बात सबको समझ आ गई। तो दोस्तों देख रहे हो कि जो क्वेश्चन का तरीका है वो प्रॉपर है, और ध्यान रखिएगा कि बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, स्पेशली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। हाँ, डोमेन में थोड़ा बहुत टिपिकल आ सकता है, लेकिन जीएटी में नहीं आएगा। जीएटी में जो आपका पढ़ा हुआ है और ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपने रेगुलर सेशंस में पढ़ा है, तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि इससे मिला जुला पैटर्न जब आएगा तो आप बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होंगे और आपको आसान होगा आंसर करने में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है नॉट करेक्ट, ये चीज एकदम ध्यान रख के देखना। नॉट करेक्ट यानी पूछ रहा है फॉल्स। ऑप्शन है कि बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन बैटल ऑफ खानवा। बात सही है, 1527 में खानवा की लड़ाई होती है जिसमें बाबर जो है वो राणा सांगा को हरा देता है और इस बैटल को कहता है जिहाद। जिहाद का इसमें नारा दिया जाता है और बाबर उपाधि धारण करता है गाजी की, उपाधि धारण करता है गाजी की, गाजी की उपाधि धारण करता है। अब अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल, बिल्कुल बात सही है, अकबरनामा जो है वो अबुल फजल का लिखा हुआ है और अबुल फजल जो था वो अकबर का नवरत्न था। तो ये अकबर का नवरत्न हुआ करता था और उसने 3 वॉल्यूम में अकबरनामा लिखा। पहले वॉल्यूम में अकबर के बाबर और हुमायूं की हिस्ट्री बताई, दूसरे में अकबर के बारे में बताया, और जो तीसरा है आईने अकबरी जो अकबरनामा का 3rd वॉल्यूम है उसमें इसने अकबर का पूरा प्रशासन वगैरह लिखा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है शाहजहां बिल्ट तख्ते ताउस। तख्ते ताउस को ही कहते हैं पीकॉक थ्रोन, जिसको कहते हैं हिंदी में मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन किसने बनाया, वो बनाया शाहजहां ने। अब चौथा है कि औरंगजेब इस्टेब्लिश जंजीर आदिल। तो भाई जंजीर आदिल जो था वो औरंगजेब का नहीं था, ये था जहांगीर का, जहांगीर का ही है न्याय की जंजीर। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो रॉन्ग है, करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4, क्योंकि पहले 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, पहले 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो ऑटोमेटिक जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन 4। बात समझ में आ गया। वैसे भी जंजीर आदिल जो है वो जहांगीर का है, इसी वजह से उसको अदले जहांगीरी या जहांगीर द जज कहते थे। यहां तक बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स आते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, मैं HRA की बात नहीं कर रहा हूं, HRA तो 1924 में बना, HSRA, तो HSRA की स्थापना किसने की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो ध्यान रखना कि HSRA की स्थापना किसने की। हालांकि HSRA दोस्तों बनता है 1928 में और यह बनता है फिरोज शाह कोटला, कोटला के रुइंस में यानी खंडहरों में, और ये फिरोज शाह कोटला खंडहर है दिल्ली में, तो वहीं पर बनाया जाता है और 2 लोग मिलकर के बनाते हैं, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जो थे इसके फाउंडर मेंबर्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे, सचिंद्र नाथ सान्याल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, ये सारे लोग भी थे, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आपका है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का। और इसके पहले HRA बना था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में बना कानपुर में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 जो कि है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है दोस्तों कि तख्ते ताउस एंड कोहिनूर डायमंड वाज टेकन अवे फ्रॉम इंडिया बाय। तो दोस्तों तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भारत से कौन ले गया। ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, महमूद ऑफ गजनी, नादिर शाह या तैमूर लंग। अब दोस्तों ये जो तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा है, तख्ते ताउस
और कोहिनूर हीरा। 1739 में जब होता है बैटल ऑफ करनाल, तो करनाल की लड़ाई होती है किसके बीच में? वो होती है नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। और जिस समय मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मुगल बादशाह था तो वो हार जाता है, तब नादिर शाह दिल्ली आता है और यहां से कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस लेके चला जाता है। हालांकि ये ईरान का था, तो नादिर शाह जो था वो ईरान का था और इसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। और और अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति हुआ करता था, अफगानिस्तान का एरिया देखता था। तो नादिर शाह का जो सेनापति हुआ करता था वो अहमद शाह अब्दाली हुआ करता था। यहां तक बात सबको समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? तो नादिर शाह इसका होगा सही जवाब। और महमूद ऑफ गजनी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद ऑफ गजनी ने। तो महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर लूटा। यहां तक क्लियर है? दस सौ पच्चीस में सोमनाथ मंदिर को लूटा महमूद ऑफ गजनी। इसी को महमूद गजनवी भी कहते हैं, हिंदी में इसी को महमूद गजनवी भी कहा जाता है, इसको महमूद गजनवी भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हेन सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट दिस इज नोन एज डैश इन बुद्धिज्म। जब सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में घर को उन्होंने गृह का त्याग किया, जब ज्ञान की खोज में गृह त्याग किया तो उस इवेंट को बुद्धिज्म में क्या कहते हैं? उस इवेंट को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जब ज्ञान की खोज में उन्होंने गृह त्याग किया तो इस इवेंट को बुद्धिज्म में क्या कहा जाता है? तो उस इवेंट को बुद्धिज्म में क्या कहा जाता है जब ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया? संबोधि, महापरिनिर्वाण, महाअभिनिष्क्रमण या धम्म चक्र प्रवर्तन? तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसे कहते हैं महाअभिनिष्क्रमण, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट रिनंसिएशन। ग्रेट रिनंसिएशन। संबोधि का मतलब होता है एनलाइटनमेंट, इसी को निर्वाणा भी कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहते हैं डिमाइज को, यानी मृत्यु को। और धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं फर्स्ट सरमन को। तो जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था ऋषिप्रतन मृगदाव जो कि सारनाथ में है, तो उसी को कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन, दैट इज टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। तो करेक्ट आंसर है महाभिनिष्क्रमण। और महाभिनिष्क्रमण का जो सिंबल है बुद्धिज्म में वो है हॉर्स। क्योंकि सिद्धार्थ जो घोड़े पर ही उन्होंने अपना गृह त्याग किया था, घोड़े का नाम जो था वो कंथक था और उनके सारथी का जो नाम था वो था चन्ना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 महाअभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों कि हुमायूं नामा इज अ बुक रिटन बाय डैश इन पर्शियन लैंग्वेज। तो जो हुमायूं नामा है फ्रेंड्स ये किस पर्सन ने लिखा है फारसी भाषा में? ऑप्शन है बेगा बेगम, गुलबदन बेगम, माहम सुल्ताना या हमीदा बानू बेगम। अब ध्यान रखना दोस्तों कि जो हुमायूं नामा है इसमें हिस्ट्री ऑफ हुमायूं प्लस बाबर है और कहते हैं कि अकबर के रिक्वेस्ट पर जो अकबर की बुआ जी थी यानी हुमायूं की जो बहन थी, हालांकि सौतेली बहन थी, जिनका नाम था गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा है। तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। अब बेगा बेगम जो थी दोस्तों वो वाइफ ऑफ हुमायूं थी, जिन्होंने बनवाया हुमायूंस टुम्ब।
जिन्होंने बनवाया हुमायूंस टुम्ब। जिन्होंने बनवाया हुमायूं का मकबरा। ये ध्यान रखना कि इनकी मल्टीपल मैरिजेस हुआ करते थे। हुमायूं की वाइफ के बारे में आप हमीदा बानू बेगम को जानते हैं। तो हमीदा बानू बेगम जो थी वो हिंदाल के जो गुरु थे मीर अली अकबर उनकी बेटी थी। तो हुमायूं का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था हिंदाल, हिंदाल मिर्जा। तो हिंदाल के जो गुरु थे मीर अली अकबर उनकी बेटी थी और ये अकबर की मदर थी। तो ये थी मदर ऑफ अकबर। तो सबसे ज्यादा लोग इन्हीं को जानते हैं, हमीदा बानू बेगम को। चूंकि हमीदा बानू बेगम का ही बेटा आगे चल करके मुगल बादशाह बनता है, तो भाई जिसका बच्चा मुगल बादशाह बनेगा उसी को लोग जानेगा, तो इस वजह से। और जो महम सुल्ताना थी वो हुमायूं की मदर थी, हुमायूंस हुमायूं की जो मदर थी उनका नाम था महम सुल्ताना। तो जो हुमायूं की मदर थी उनका नाम था महम सुल्ताना। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाउ मेनी तीर्थंकराज आर इन जैनिज्म विच आर हिस्टोरिकली प्रूवन। तो दोस्तों जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं जो इतिहास में प्रमाणित हैं। अब दोस्तों तीर्थंकर का मतलब होता है कि जो आपको सौरों से ले जाए एनलाइटेनमेंट की तरफ, यानी जो दुख से ज्ञान की ओर ले जाए, उन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं। कि वो लोग जो आपको जो मेंटर्स हैं, जो आपको लेकर के जाए सौरों से एनलाइटेनमेंट की तरफ। जो सौरों से लेकर के जाएं एनलाइटेनमेंट की तरफ, उनको कहते हैं तीर्थंकर। और जैन धर्म में, जैनिज्म में टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो 24 तीर्थंकर्स का है। बट हिस्टोरिकली प्रूव्ड जो हैं वो 2 तीर्थंकर हैं। कौन कौन से हैं? हिस्टोरिकली प्रूव्ड 2 हैं। एक तो है पार्श्वनाथ जो 23वें जैन तीर्थंकर हैं, और दूसरा है महावीर जो कि हैं 24th जैन तीर्थंकर। इनका जो सिंबल है वो है सरपेंट और इनका सिंबल है लॉयन। सरपेंट को दोस्तों कहते हैं सर्पफण, और इनका जो सिंबल है वो है सिंह। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 जो है। 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जो हिस्टोरिकली प्रूव्ड हैं, और 22 तीर्थंकर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो भी रिलीजियस लिटरेचर से, किसी भी सेकुलर लिटरेचर वगैरह से इनके बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती। यहां तक बात सबको समझ आ गई? यहां तक सबको बात क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड्स बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि क्विट इंडिया एंड साइमन गो बैक स्लोगन वाज क्वाइंड बाय। तो क्विट इंडिया प्लस साइमन गो बैक, ये दोनों स्लोगन को क्वाइन किसने किया था? यूसुफ मेहर अली, मौलाना आजाद, मोहम्मद इकबाल या चौधरी रहमत अली। तो क्विट इंडिया एंड साइमन गो बैक, ये दोनों स्लोगन्स जो दोस्तों क्वाइन किया हुआ है यानी बनाया हुआ है, वो किसका है? तो वो है यूसुफ मेहर अली का। तो ये है यूसुफ मेहर अली का। और ध्यान रखना दोस्तों जो मौलाना आजाद थे ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थे। तो ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थे। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। मोहम्मद इकबाल लिखते हैं सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। और जो चौधरी रहमत अली थे दोस्तों ये ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट थे। इन्होंने पाकिस्तान जो टर्म है
उसको कॉइन किया था। और इन्होंने पैम्फलेट लिखा नाउ और नेवर आर वी गोइंग टू लिव और पेरिश फॉर एवर। तो इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था चौधरी रहमत अली ने, नाउ और नेवर आर वी गोइंग टू लिव और पेरिश फॉर एवर, और इसी में इन्होंने पाकिस्तान शब्द को दिया था, इसी में इन्होंने पाकिस्तान शब्द के बारे में बताया था। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान विच केम इंडिया इन मार्च 1946। तो बेसिकली दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान के ही रिकमेंडेशन पे संविधान सभा का चुनाव हुआ था, और कैबिनेट मिशन में टोटल 3 मेंबर्स थे। टोटल 3 मेंबर्स हुआ करते थे कैबिनेट मिशन में। कौन कौन से थे? एक तो थे चेयरमैन और 2 थे मेंबर्स। तो जो चेयरमैन थे वो थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो थे वो उसके चेयरमैन थे, और जो मेंबर्स जो थे उसमें 2 मेंबर्स में से एक थे एवी अलेक्जेंडर और थे फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो एक तो थे एवी अलेक्जेंडर और एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो चेयरमैन थे भाई कौन? पैथिक लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके मेंबर थे। जॉन साइमन ये चेयरमैन थे साइमन कमीशन के। चेयरमैन थे साइमन कमीशन के। चेयरमैन थे साइमन कमीशन के। तो यहां तक बात सबको क्लियर है? यहां तक बात सबको क्लियर है? तो चेयरमैन थे साइमन कमीशन के। यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो भारत के वाइसरॉय कौन थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ? तो ये शुरू होता है 8-9 अगस्त 1942, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति आंदोलन भी कहते हैं। तो इसको अगस्त क्रांति आंदोलन भी कहते हैं। अब देखो यहां पर कौन कौन थे। अरविंद का टाइम पीरियड है 1926 से लेकर के 31 तक। वेवेल का टाइम पीरियड है 1943 से लेकर के 47 तक। इसके बाद चेम्सफोर्ड है 1916 से लेकर के 1921 तक। तो बचा कौन? लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर के 1943 तक। और इसके बाद बीच में थे लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर के 36 तक थे लॉर्ड वेलिंगटन। तो 1931 से 36 तक थे बीच में लॉर्ड वेलिंगटन। उन्नीस से लेकर के 36 तक। ठीक है, तो 36 से 43 तक रहते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो। और 1947 से 48 तक रहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन 2 लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है दोस्तों कि इन विच सेशन ऑफ आईएनसी सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन किया? हरिपुरा, त्रिपुरी, लाहौर और कराची। देखो एक सेशन हुआ था 1939 में, इसको कहते हैं त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी अधिवेशन। तो त्रिपुरी अधिवेशन में त्रिपुरी बेसिकली है कहां? तो ये है मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश में है, जबलपुर के पास है। अब त्रिपुरी अधिवेशन में दोस्तों होता क्या है कि गांधी जी का कुछ वैचारिक मतभेद, राजनीतिक रूप से वैचारिक मतभेद हो जाता है सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो वो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति जो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ना,
लेकिन सुभाष चंद्र बोस फिर भी लड़ते हैं चुनाव, और इनके अगेंस्ट में जो ओपोनेंट थे वो थे चक्रवर्ती, वो थे आपके, इनके अगेंस्ट में जो गांधी जी ने फिर अपना कैंडिडेट उतारा, और जो गांधी जी के कैंडिडेट थे वो गांधी जी के द्वारा बैकडअप तो थे, गांधी जी ने उनको बैकडअप तो किया था और काफी गांधी जी ने उनको प्रमोट भी किया, वो थे पट्टाभी सीतारमैया। तो होता क्या है कि सुभाष चंद्र बोस वर्सेस चुनाव हो गया पट्टाभी सीतारमैया का, और पट्टाभी सीतारमैया भाई आंध्र प्रदेश के कांग्रेस लीडर थे, और इस चुनाव जब इस अध्यक्ष पद के चुनाव का जब परिणाम आया तो वो परिणाम बड़ा चौंकाने वाला था कि बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को 203 वोट से हरा दिया। तो बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को 203 वोटों से हरा दिया, तो 203 वोटों से हरा दिया। अब हुआ क्या दोस्तों कि यहां गांधी जी ने इस चीज को पर्सनली ले लिया और कह दिया कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। तो इससे सुभाष चंद्र बोस बड़े व्यथित हुए और उन्होंने करा क्या कि कांग्रेस के सदस्यता और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये होता है त्रिपुरी सेशन में, इसीलिए इसको कहीं कहीं त्रिपुरी क्राइसिस भी लिखते हैं। तो इसको कहीं कहीं त्रिपुरी क्राइसिस भी लिखते हैं। हरिपुरा होता है 1938 में, हरिपुरा है दोस्तों गुजरात में, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। लाहौर सेशन दोस्तों बड़ा ही प्रसिद्ध है 1929 का, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं पंडित नेहरू होते हैं। और यहां होती है पूर्ण स्वराज की घोषणा। पूर्ण स्वराज की घोषणा कराची अधिवेशन होता है 1931 में, 1931 में, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 जो कि है त्रिपुरी सेशन। इसी वजह से यहां त्रिपुरी क्राइसिस कहते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि बोस तो रिजाइन करके चले गए, प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया, तो अंतरिम अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो जो अंतरिम अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहां तक सबको बात समझ आ गई? यहां तक सबको बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विच मूवमेंट वाज विड्रॉन बाय महात्मा गांधी आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद कौन सा जो आंदोलन था गांधी जी ने उसको विड्रॉ कर लिया? ऑप्शन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया। अब देखो चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर में है, गोरखपुर के पास है, और यहां पर जो भीड़ ने करा क्या था कि जो अहिंसात्मक भीड़ थी उसने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 20 से 22 पुलिसकर्मी और 3 सिविलियन जिंदा जल के मर गए। गांधी जी को बात पता चली, गांधी जी ने आंदोलन ही वापस कर दिया, और चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी 1922 को। तो अब देख लो भाई कि कौन सा आंदोलन 1922 में खत्म हुआ। सिविल डिसोबीडियंस 1930 से 31 तक चला, तो ये तो संभव ही नहीं है। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में है, क्विट इंडिया 1942 में है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन चला बंबई से अगस्त 1920 में, तो ये 1920 से चला 1922 तक। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन ही होगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये चलता है 1920 से 22 तक, और चौरी चौरा होता है 4 फरवरी
1922 को, कि भीड़ के द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दी गई। गांधी जी को यह बात पता चल गई। 12 फरवरी को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने कहा कि भाई मेरे आंदोलन में किसी भी प्रकार का हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर। देखो यहां पूछ रहा है रॉन्ग, तो यहां पर ध्यान रखना कि पूछ रहा है रॉन्ग रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर, यानी जो गलत है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में होते हैं और नॉर्मली हमारा दिमाग पूछता है कि राइट ही पूछ रहा है, तो ये हम पढ़ने में कई बार चूक कर देते हैं। गांधी जी स्टार्टेड हरिजन न्यूज़पेपर, ठीक है भाई, बात सही है, गांधी जी ने शुरू किया। रस्त गुफ्तर वो स्टार्टेड भाई दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल बात सही है, ये एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर था और रस्त गुफ्तर का मतलब होता है द ट्रुथ टेलर। अल हिलाल स्टार्टेड बाय मौलाना आजाद, बिल्कुल बात सही है। मराठा वॉज स्टार्टेड बाय लाला लाजपत राय, ये बात गलत है कि मराठा और केसरी एंड केसरी ये स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, तो मराठा और केसरी स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा स्टार्ट किया था इंग्लिश में और केसरी स्टार्ट किया था मराठी में। मराठा स्टार्ट किया था इंग्लिश में और केसरी स्टार्ट किया था मराठी में। तो करेक्ट आंसर इसका लाला लाजपत राय ने नहीं, ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। बात समझ में आ गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है दोस्तों कि हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो वुमन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, सरोजनी नायडू, कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेकर या एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमन, देखो इंडियन वुमन होता तो सरोजनी नायडू हो जाती। फर्स्ट वुमन है 1917 कैलकाटा सेशन, कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट दोस्तों इंडिया की नहीं थी, या आयरलैंड की थी। तो एनी बेसेंट जो थी वो इंडियन नहीं थी, ये आयरिश थी, ये थी आयरलैंड की। सरोजनी नायडू 1925 में, और ये कानपुर सेशन, कानपुर सेशन में सरोजनी नायडू थी। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 जो कि है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को ही कहीं कहीं हिंदी में माता वसंत भी लिख देते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है दोस्तों, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट एंड प्रिसेप्ट ऑफ जीसस बुक वाज रिटन बाय। तोहफातुल मुवाहिद्दीन, यानी हिंदी में कहते हैं एकेश्वरवादियों को उपहार, और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये किताब किसकी लिखी हुई है? तो तोहफातुल मुवाहिद्दीन, जिसको गिफ्ट टू मोनोथीस्ट कहते हैं, हिंदी में एकेश्वरवादियों को उपहार कहते हैं, तो इस और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो लिखा है वो लिखा है राजा राम मोहन रॉय ने। और ध्यान रखिएगा कि इनको भारतीय पुनर्जागरण का, भारतीय पुनर्जागरण भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज से थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये विधवा पुनर्विवाह। और सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। यहां तक क्लियर है। और ये सती प्रथा, सती प्रथा से संबंधित थे। यहां तक क्लियर है सबको?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों कि मोहनदास करमचंद गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन। तो मोहनदास करमचंद गांधी किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मोहनदास करमचंद गांधी एकमात्र ऐसा सेशन होता है जिसमें ये अध्यक्ष चुने जाते हैं, एक ही बार बनते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं बनते, और वो है 1924 में। 1924 बेलगाम सेशन जो कि कर्नाटक में है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ये आईएनसी प्रेसिडेंट होते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ये आईएनसी प्रेसिडेंट होते हैं जो कि बेलगाम अधिवेशन में बनते हैं। फैजपुर अधिवेशन दोस्तों हुआ था फर्स्ट सेशन जो हुआ था विलेज में, और इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो थे पंडित नेहरू। फैजपुर सेशन के, तो फैजपुर सेशन जो हुआ था गांव में, ये महाराष्ट्र में है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है फैजपुर सेशन। फैजपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये हुआ था जलगांव में, अब आता है बेसिकली, और ये आपका हुआ था 1937 में। तो फैजपुर सेशन हुआ था 1937 में। तो यहां तक क्लियर है भाई सबको? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। कराची सेशन तो आपको पता है सरदार पटेल, लाहौर सेशन 1929 का रख लें तो अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 बेलगाम सेशन। नेक्स्ट है दोस्तों कि हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इज बुक रिटन बाई। तो हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये किताब किसकी लिखी हुई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी का, और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये बेसिकली इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और ध्यान रखिएगा कि जो ओरिजिनली लिखी हुई है गुजराती में, ओरिजिनली ये मूलतः लिखी हुई है गुजराती में, बाकी भारत की अन्य भाषाओं में इनका ट्रांसलेशन हुआ है। और लाला लाजपत राय ने लिखा अनहैप्पी इंडिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा अहमदनगर जेल में। तो महाराष्ट्र में अहमदनगर जेल है, वहीं पर लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच एनिमल वॉज नोन एज अघन्या इन वैदिक पीरियड। तो देखो किस जानवर को अघन्या कहा जाता था वैदिक काल में? तो अघन्या का मतलब क्या होता है? विच नॉट टू बी किल्ड, नॉट टू बी किल्ड, जिसे मारा ना जाए। जिसे मारा ना जाए, तो जिसे मारा ना जाए दोस्तों वो है काऊ, तो वो है गाय। तो काऊ को कहा जाता था अघन्या, चूंकि गाय के दूध से मल्टीपल आइटम्स बना करते थे जो पूजा पाठ में भी यूज होता था और खाने में भी आरे उसको यूज करते थे। तो इसी वजह से गाय को कहा जाता है अघन्या, दैट इज नॉट टू बी किल्ड। तो आई होप दोस्तों यहां तक क्लियर है। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। आपको हम्ड बुल और वन हॉर्न राइनो और यूनिकॉर्न, हम्ड बुल कह लो या यूनिकॉर्न कह लो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का बड़ा महत्वपूर्ण जानवर था, लेकिन अघन्या कहा जाता था काऊ को, ताकि काऊ को मारना प्रोहिबिटेड है। तो गाय से दूध से मल्टीपल फूड आइटम्स बनते थे, इसी वजह से गाय को मारा नहीं जाता था, इसलिए गाय को कहते थे अघन्या। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया फॉर अपकमिंग सीयूईटी यूजी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे फॉर सीयूईटी यूजी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स को, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स को डिस्कस, इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में इंडियन इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करने के पर्पस से।